यस, सो करंट फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो तो हमें ऑर्स्टेड ने बता दिया था, उसकी डायरेक्शन के बारे में भी ऑर्स्टेड ने बताया था, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमने बायो-सावर्ट ने बताया। बायो-सावर्ट ने बताया कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। देन हमने देखा कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस वैल्यू कैसे होगी। ओके, वहां सब जगह बायो-सावर्ट लॉ लगाया हमने कि से एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, उसके लिए कैसी होगी, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब कैसा वायर कि जहां हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, वो जो डिस्टेंस है उसकी कंपेयर में वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है। उस सेंस में जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देन सर्कुलर लूप है, मतलब सर्कुलर वायर है। ओके, मतलब लूप बोल सकते हैं हम कि एक वायर है उसको ऐसे गोल है, ऐसे कॉइल जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉइल। तो 1 टर्न वाली कॉइल है, 1 टर्न वाली मतलब एक बार, अगर 10 टर्न होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे 10 टाइम्स होगी। ओके, सो वो कॉइल है, उसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे और कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी वो सब हमने देखा। ओके, एक और स्पेशल केस होता है जो बुक में पर्टिकुलरली तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और शायद कभी कभी बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके, क्या बोला जाता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। कॉइल से कितना प्रोड्यूस होता है वो तो हमने देख लिया, और हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो भी कॉइल के मतलब कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है एट एक्स डिस्टेंस और एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, वो हमने देख लिया था। उसका फॉर्मूला भी देखा, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए। ओके, सॉल्व किया ना हमने 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में भी, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए ही मतलब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके लिए ये अरेंजमेंट्स ये साइंटिस्ट ने ली थी जिनका नाम ही है हेल्महोल्ट्ज। ओके, सो उसकी वजह से ये कॉइल को और ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके, यूनिफॉर्मिटी के लिए जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जैसे यहां पर सर्कुलर लूप है। ओके, सो वो जो सर्कुलर लूप थी, सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड किया, और सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमने फाइंड किया। लेकिन वो डिफरेंट होती है हर जगह, जैसे हमने अभी बोला ना कि सेंटर पे अलग होगी, यहाँ अलग होगी, कोई और डिफरेंट रेडियस पर डिफरेंट होगी। तो जो सर्कुलर लूप बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके हमने सर्कुलर लूप में फाइंड किया है जो ओके मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉन यूनिफॉर्म है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी हो तो क्या करेंगे, सो ये अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट भी ये भाई साहब ने किया था, हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज। ओके, इसीलिए ये कॉइल का नाम है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। वेरी सिंपल है। ओके, चलो देखते हैं। टू कोएक्सियल मतलब ये एक वायर है, ऐसा समझो ये वायर है। ओके, यहाँ पर एक कॉइल है और दूसरी कॉइल यहाँ पर है, और कोएक्सियल है। कोएक्सियल मतलब इसका सेंटर और उसका सेंटर एक ही एक्सिस पर है। एक ये एक्सिस है, सपोज ये वायर जो है वही एक्सिस है, और ये ऐसा से सर्कल है ऐसे। ओके, अब इसका जो सेंटर है, यहाँ पर जो कॉइल होगी उसका सेंटर भी सेम यही लाइन पर है, मतलब उनकी जो एक्सिस है वो सेम है, मतलब कोएक्सियल है। सो टू कोएक्सियल एंड आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स। आइडेंटिकल मतलब क्या, उनका मटेरियल भी सेम है, उनकी लेंथ भी सेम है, और उनका रेडियस भी सेम है, और उनमें से जो करंट पास होगा वो भी सेम है। ओके, आइडेंटिकल कॉइल्स है तो सब कुछ सेम। सर्कुलर कॉइल्स इन विच सेम करंट आई इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगेन अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही वैल्यू का होगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी हमने क्या ले ली है, सेम ले ली है।
ओके, कोएक्सियल, देखो पहले वायर लिया, यहाँ पर एक कॉइल ली, यहाँ पर दूसरी कॉइल ली, मतलब कोएक्सियल कॉइल्स ली, कोएक्सियल कॉइल्स, और वो क्या है, सिमिलर है, और से कोएक्सियल एंड द वर्ड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल है, मतलब क्या कि उनकी लेंथ और उनका मटेरियल और से वो कॉइल का मतलब वायर का डायमीटर, कॉइल किससे बनेगी, वायर से, तो वायर का भी डायमीटर होगा ना, तो वायर का डायमीटर, वायर का मटेरियल और से वायर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेडियस, पर्टिकुलरली कॉइल बनाएंगे तो रेडियस होगी, छोटी कॉइल भी बन सकती है, बड़ी कॉइल भी बन सकती है, रेडियस भी सेम होगी, और उनके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन का होगा, दोनों में से। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि आई करंट इसमें से पास हो रहा है, आई करंट इसमें से भी पास हो रहा है, एंड दिस इज से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब तुम भी देखोगे ऐसे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। डन, ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दोनों में, देखो यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पर भी देखो ऐसे, ऐसे तुम यहाँ से ही घुमाओ ना, ऐसे जो दिख रहा है वही घुमाओ ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दोनों में देखो ए रेडियस है, ओके। देन current I is flowing in the same direction and the distance between them is equal to their radius, मतलब क्या है कि ये रेडियस A है, तो अगर A रेडियस है, दोनों की सेम रेडियस है, आइडेंटिकल सर्कुलर लूप ली है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम, इक्वल डिस्टेंस, ओके। मतलब उनकी जो वो ना ले तो भी चलेगा, वो अगर हम ना ले तो भी चलेगा, लेकिन हम जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं वो सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, मतलब एक सर्कुलर कॉइल है 1 मीटर लेंथ है, तो वो 1 मीटर के उस एंड पर एक सर्कुलर कॉइल है, तो 1 मीटर के दूसरे एंड पर दूसरी सर्कुलर कॉइल होगी, और हम फाइंड करेंगे 0.5 मीटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक कॉइल्स, वैसे हम फाइंड करेंगे, ओके। सो ये सेम ना लो तो भी चलेगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग सेम, मतलब जितनी रेडियस है उतना ही दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये रेडियस a है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी है a। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल, तो ये सिस्टम जो है ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, ये कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगी, ओके, और ये कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो दोनों में सेम डायरेक्शन का करंट है, ओके। अगर मैं बीच में यहां पर कोई पॉइंट ले रहा हूं और वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या होगा, एक वैल्यू मिलेगी मुझे वो पॉइंट पर, और उसका डिस्टेंस भी है, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल a है, तो मैं बीच में ले लूं तो a/2 मिल जाएगा हमें डिस्टेंस, लेकिन उतना a/2 और डायरेक्शन कौन सी होगी वो तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, कि सपोज करंट की डायरेक्शन देखो, इसको ऐसे घुमाते हैं तो करंट की डायरेक्शन सर्कुलर ऐसे करते हैं, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो फिर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी, ओके। मतलब ये ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, वो कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, कैंसल आउट कब होगा, जब यहां पर ऐसे घूम रहा है और यहां पर उसके ऑपोजिट घूम रहा हो, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैंसल्ड आउट हो जाएगी ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस, लेकिन सेम डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, मतलब इसकी वजह से सपोज से 10 टेस्ला है तो इसकी वजह से भी 10 टेस्ला हो जाएगी। डन, ओके। चलो, तो ये अरेंजमेंट को ही हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। एक मार्क में भी पूछते हैं कि व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल, और 2 मार्क में पूछ ले ड्रॉ एक्सप्लेन विद द नीट स्केच, तो सिर्फ इतना तुम लिख दोगे 1 पैरा, जो कर रहे हैं वही कि भाई वो तो सिंपल कॉइल ही है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये अरेंजमेंट है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम हेल्महोल्ट्ज है। और यहाँ पे कोएक्सियल कॉइल ली जाती है जो आइडेंटिकल होती है, मतलब उसकी सेम रेडियस होती है, सेम लेंथ होती है, एंड जो करंट फ्लो होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, और ये जो अरेंजमेंट है उसी को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। और फिर ऐसे अच्छे से नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ कर दो, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। चलो, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 कोएक्सियल, ये वही चीज वापस लिखी हुई है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉइल एट द डिस्टेंस x इज गिवन एज, तो हमें पता है, ये तो हमने डिस्कस किया था ना, ये कॉइल, एक कॉइल को भूल जाओ, लेकिन एक कॉइल है और उसके x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, वो तो हमने पता किया था ऑलरेडी, कौन से लॉ से, बायो-सावर्ट लॉ से, ओके। सो देखो, 2 कोएक्सियल एंड आइडेंटिकल सर्कुलर, अरे वो तो पढ़ा ना हमने, तो x डिस्टेंस पे हमारे पास है फॉर्मूला, क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू 0
एन तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। सो एन ना ले तो भी हमारे पास फॉर्मूला पहले क्या आया था, म्यू 0 आई ए स्क्वायर ऐसा आया था। सो एन ले लेके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ओके। सपोज ये एक कॉइल है उसमें 10 टर्न्स है, ये दूसरी कॉइल है उसमें भी 10 टर्न्स है, ओके। तो वो आ जाएंगे। तो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 होल रेस टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। फिर अगर हमें वही चीज यहां पर फाइंड करनी हो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हम x को क्या ले लेते थे, 0, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। उसके न्यूमेरिकल भी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए, ओके। और फिर ये 3/2 है तो स्क्वायर और स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये ए स्क्वायर का क्या हो गया, क्यूब हो गया, ओके। मतलब ये क्यूब और यहाँ पर है स्क्वायर, ये 0 ले लेंगे हम तो डायरेक्टली फिर ऊपर वाला ए स्क्वायर कट हो जाता था और सेंटर पे कितना फॉर्मूला होगा वो हमें मिल जाता था, याद है ना, न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया। सो ये एक कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका बायो सावर्ट लॉ से हमारे पास फॉर्मूला है, विच इज म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। ये फॉर्मूला हमारे पास है। वेयर से आई यहां पर हम सेम ले रहे हैं, ए भी सेम ले रहे हैं और एक्स डिस्टेंस भी सेम ले रहे हैं और ए भी सेम है, रेडियस भी सेम है। एक्स डिस्टेंस मतलब क्या, कहां फाइंड कर रहे हो, तो मैं एग्जैक्टली सेंटर में फाइंड करूंगा। मतलब ये कॉइल की वजह से x/2 डिस्टेंस और ये कॉइल की वजह से भी x/2 डिस्टेंस। लेकिन ये जो x/2 बोल रहा हूं वो एक्चुअली क्या है, a/2। क्यों, क्योंकि ये तो a ही है ना। मैंने हम जो x लेते थे सेंटर से, वो कॉइल से कितना दूर है, वही क्या था मेरा x, और ये कॉइल की रेडियस कितनी थी, वो क्या था मेरा a, याद है ना। बुक में r लिया है, हमने ये लिया है। सो वो था a और ये डिस्टेंस था सेंटर से कितने दूर, वो था हमारा क्या, x। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों एक ही है, मतलब डिस्टेंस x है और रेडियस भी x है, ओके। तो ये a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, डन, अगर सेम है तो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, a स्क्वायर तो है ही, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है वो x था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टोटल a है तो a/2 पे फाइंड करना है, मतलब एट दी सेंटर फाइंड करना है। तो a की जगह मैं क्या रख दूंगा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा, a/2, x की जगह a/2 रखूंगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर तो है ही, ओके। चलो तो वहां रखते हैं हम। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल P, पहली वाली कॉइल P and Q at the midpoint O between the Helmholtz coil will be equal in magnitude and in the same direction। तो equal in magnitude और same direction में होगी, ओके। लिखने का काम है, ओके। समझो कि ये है मेरा पॉइंट O, दिस इज माय पॉइंट O, ओके। अब ये कॉइल की वजह से O पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, डन। अगर मैं ऐसे बाहर की डायरेक्शन में लिया और 3D अगर एज्यूम करूं और मैं अगर ऐसे बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे है, ये है, तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट इस डायरेक्शन में है ना। सो करंट इस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब वाइस वर्सा है, 90 डिग्री है दोनों। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड अगर वैसे हमने देखा तो बाहर, अदरवाइज कैसे, जैसे कि हम बोलते थे ना कि क्या करंट इस डायरेक्शन में, ये लूप है, ओके। ये तो लूप है, ये हमारा वायर नहीं है, ये तो मैं कोएक्सियल बोलने के लिए बोला कि यहाँ लूप है, यहाँ लूप है। करंट किस में से पास हो रहा है, लूप में से, ओके। सो करंट लूप में से पास हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में 4 उंगलियां ऐसे हम डालें तो फिर वो ऐसे होगा बाहर। लेकिन कब होगा, जब मेरी कॉइल ऐसी है, ये मेरी कॉइल है, यही कॉइल है ना गोल, तो ये कॉइल है और मैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे कर रहा हूं तो बाहर की डायरेक्शन में। लेकिन जो प्लेन में दिखाया हुआ है वैसा हो तो, लाओ तुम्हारा बॉटल लाए, नहीं लाए कोई बात नहीं। तो ये जो है ऐसा है और यहां पर है, ये है, ये कॉइल है, ये समझ में आया, ये कॉइल है। अब मैं ऐसे कर रहा हूं तो कॉइल अगर ऐसी है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, अगेन 90 डिग्री। अगर कॉइल ऐसा था, ऐसा कॉइल था तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही थी 90 डिग्री पर, तो कॉइल ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आए, ओके। तो मतलब ऐसे हम कर सकते हैं ना कि कॉइल ऐसा होगा, ऐसे ऐसे है ना, मैंने ऐसा बोला ना, ऐसा, ओके। तो मैं ऐसा कर दूं तो ऐसे ये मोड़ू, या तो इस साइड होगा या तो उस साइड होगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। तो मान लो कि यहां से हमारी डायरेक्शन यहां पे है, इस डायरेक्शन, डन। अब ये एक कॉइल की वजह से, अब दूसरी कॉइल, ये एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1। अब दूसरी कॉइल में भी करंट सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, दूसरी कॉइल में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर्ल किया और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिली, वो ये कॉइल की वजह से था, तो दूसरी कॉइल भी यहीं पर है, उसकी वजह से भी ऐसे करूंगा तो ये डायरेक्शन तो यही मिलेगी। भले ही तुम ये पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन तो यही मिलेगी। ओके, तो यहां से दूसरा यही पॉइंट पर हमें मिल जाएगा क्या, B2, और दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। सिंपल है। ओके, तो हम ये पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, अगर ये टोटल ए है तो इतना डिस्टेंस हो गया कितना, A/2। डन। ओके, हाँ, सो देखो B1 हो या B2 हो, मतलब कॉइल P की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो B1, कॉइल Q की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2, वो दोनों सेम ही होगी। क्यों, सब कुछ तो सेम लिया है, करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन, कॉइल का रेडियस, कॉइल का डायमीटर, सब कुछ ही सेम लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम ही आएगी और डायरेक्शन भी सेम ही होगी। अंडरस्टैंडेबल है। ओके, सो B1 एंड B2, सो ये हमारा फॉर्मूला जो है उसमें हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस x है हमें अब O पर फाइंड कर रहे हैं, और O कहां पर है, A/2 पर, तो हमने x की जगह क्या रख दिया, A/2, और वो जो फॉर्मूला जैसा था वैसा पूरा लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो A²/4। डन। A²/4 होगा, ये A²/4 हुआ, अब प्लस A²/4 प्लस A², तो 4A² प्लस A², मतलब 5A², 5A²/4 आया। वो 5A², मतलब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। चलो करते हैं, करना हो तो करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली याद रखो, लेकिन डायरेक्टली याद रखने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो कर देते हैं। हाँ, सो ये क्या हो जाएगा, से A² प्लस ये हो जाएगा A² डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़ टू क्या है, A/2। अब ये 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4A² प्लस A² डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़ टू 3/2, तो ये हो गया 5A²। अब 3/2 दोनों को लगेगा, तो इसको भी लगेगा 5A² होल रेज़ टू 3/2, और ये लग जाएगा 2 का स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2। डन। ओके, कहाँ गया 2 का स्क्वायर, ये रहा 4, मतलब 2 का स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2। ओके, सो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, दिस 2 एंड दिस 2 कट, तो नीचे आ गया 2 क्यूब। ओके, और ऊपर क्या है, ये देखो 5A² है, तो मैं 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, √5A टू दी होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हुआ, √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, और A का स्क्वायर A² हो गया। ये पूरे टर्म को ऐसे लिखा, रेज़ टू 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये तुम सही सही करना, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, √5 होल रेज़ टू क्यूब ऐसा है, √5A क्यूब, और नीचे क्या है, 2 का क्यूब 8। डन। ओके, सो हमारा आया है, वो जो आया है वो लिख दो तुम, 4μ0NI अपॉन √5A टू द होल क्यूब, टू द होल क्यूब मतलब √5 टू द होल स्क्वायर इनटू एक और बार, तो √5 टू द होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 5, और एक बार और है तो 5√5 हो जाएगा। ओके, सो 5√5 हो गया, वो क्यूब गया। अब यहाँ पर और नीचे क्या है, 5√5 और 2 8 था नीचे, 2 क्यूब, तो 2 क्यूब क्या हो गया, 8, तो यहाँ हो गया 8। ये हम किसका सॉल्यूशन लाए, सिर्फ इसका सॉल्यूशन लाए। ओके, ये 4 कहां से, ये तो डायरेक्ट आंसर में से लिया है, हम इसका सॉल्यूशन लाए। ओके, ये 4 हटा, यहाँ पे वैल्यू पुट की ना हमने, सो μ0n 1 ले लो, और n रखा हुआ ही है, i इंटू A² भी है अभी, तो इंटू A² इंटू 2 आएगा, यस आएगा, μ0 ये 2 आएगा, μ0n I A², यहाँ पे कोई चेंज नहीं। अब ये 2 आएगा, सिर्फ हमने इसका सॉल्यूशन किया तो उसका सॉल्यूशन आया 5√5/8। ओके, और ये इंटू 2 है, इंटू यहाँ पर क्या है 2। डन। तो और 5√5 A का स्क्वायर, ये 5√5 A क्यूब। ओके, और नीचे तो 8 ही है, अच्छा, तो A का क्यूब। डन। तो क्या हुआ, ये 2 4 जा 8, यही 4 ऊपर गया तो 4 आ गया, देखो 4μ0NI अपॉन 5√5, ये A² और एक A रहेगा। डन। ओके,
तो तुम बीच में 2-3 स्टेप मैथ्स कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर मैंने बताया है। ओके, अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप जाके हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। किया क्या है, कुछ नहीं है, x की जगह a/2 लिखा है, फिर स्क्वायर किया, फिर एलसीएम लिया, फिर ये 3/2, तो हमने अच्छी तरह से लिखा मतलब क्या, 5a² है तो उसको हमने लिख दिया √5a टू द होल का स्क्वायर, तो वो 3/2 से 2 कट हो जाएगा। ओके, उतना लिखा है, दैट्स डन। आगे बढ़े ना, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया 4μ0ni 5√5a का स्क्वायर, ये हमारा टोटल लास्ट फॉर्मूला है। सो ये b1 इज इक्वल्स टू b2 दोनों आ गया। अब अगर एक केस देखे हम, क्या कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल्स p एंड q, ये तो हमारा फॉर्मूला जो आया वही लिखा हुआ है। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो दोनों एड अप हो जाएगा। O पर P की वजह से अभी हमने डायरेक्शन दिखा है ना, O पर B1 भी ऐसे B2 भी ऐसे, दोनों एड अप हो जाएगा। सो B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 O पॉइंट पर अगर फाइंड करें तो। सो B, अब जो ये पूरी वैल्यू आई है उसको ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 2 से, क्योंकि 2 बार है तो प्लस करो, 2 बार प्लस करो या मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सेम ही आंसर आएगा। तो 2 कर दिया तो हमारा आंसर आया 0.716 μ0 ni अपॉन a। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसकी वैल्यू ये होगी और वो यूनिफॉर्म। डन, पक्का? ओके, सो 0.716 μ0 ni बाई a, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल। देखो न्यूमेरिकल तुम्हें अगर पूछ ले, ओके, तो बताएंगे नहीं कि न्यूमेरिकल हेल्महोल्ट्ज कॉइल का है, ओके, लेकिन बोलेंगे क्योंकि सर्कुलर लूप का तो तुम्हें पता ही है बायो सावर्ट से, तो वो बोलेंगे एक नहीं 2 सर्कुलर लूप है, यही अरेंजमेंट दे देंगे, एक नहीं 2 सर्कुलर लूप है, कोएक्सियल है, आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है, सब कुछ यही दे देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं कि इसको हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं, और ये फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे। वो पूरी थियरी तुम करते जाओगे और फिर फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला आए उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, ओके। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली बोलना है वी नो द फॉर्मूला फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल, द गिवन सिचुएशन इज आइडेंटिकल फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ऐसे सेंटेंस लिख दो, और फिर हेल्महोल्ट्ज वी नो द फॉर्मूला फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये फॉर्मूला लिख दो एंड देन डू द न्यूमेरिकल। डन, ओके। सो ये 0.716 μ0 ni बाई a, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब सेंटर पे जो हमारा फॉर्मूला है एक लूप की वजह से, ये फॉर्मूला कौन सा है, एक सर्कुलर लूप, बायो सावर्ट लॉ हमने देखा था ना, तो एक ही लूप था, तो वहां से सेंटर मतलब वो दोनों का सेंटर की बात नहीं है, लूप का सेंटर, ये दोनों सेंटर की बात नहीं है, समझ गए ना? हाँ, ये दोनों के बीच का ये सेंटर अभी फाइंड किया, वो नहीं, लूप के सेंटर की बात कर रहे हैं। तो लूप एक लूप है और एक लूप के सेंटर पर जैसे हमारा ये फॉर्मूला है उसमें हम x की जगह क्या रख देंगे, 0, तो x की जगह 0 रख दिया तो क्या हुआ, a² होल रेज़ टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, a³ आ गया, a² कट हो गया, तो नीचे एक a बाकी रहा, तो μ0 ni अपॉन ट्वाइस a। ओके, तो वही एट द सेंटर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, सेंटर के लिए फॉर्मूला पता है μ0 ni अपॉन ट्वाइस a। अभी जो फॉर्मूला था उसमें ही x की जगह 0 रखा, ये सेंटर के लिए है हमारे पास। तो एक लूप हो और उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0 ni अपॉन ट्वाइस a, उसकी और हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जो सेंटर पर प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम कंपेयर करें, कि किन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, मतलब 2 कॉइल है, वो दोनों कॉइल के एट सेंटर पर, मिड पॉइंट पर, सेंटर पर मतलब मिड पॉइंट पर, दोनों कॉइल के कोएक्सियल है ना, तो एक्सिस के मिड पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें, जो हमने फाइंड की 0.716 इनटू पर्टिकुलर नंबर्स, ओके, वो जो आई वो वैल्यू, और एक कॉइल हो और उसके सेंटर पे जो फाइंड करें, वो दोनों की कंपेयर कर रहे हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो ये वैल्यू तो हमें पता चल गई 0.716 μ0 ni अपॉन a। डन, तो ये फॉर्मूला हमें पता है कि सेंटर पर कितना है, μ0 ni अपॉन ट्वाइस a। डन, तो कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ट्वाइस a है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया है, लेकिन ये आएगा कैसे, देखो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। डन, तो ये क्या हो गया, μ0 ni अपॉन ट्वाइस a, ये हो गया।
तो ये क्या है, ये हमारा आ गया क्या, कौन सा, सेंटर पर, एक लूप की वजह से सेंटर पर, तो डायरेक्टली आ गया बी सेंटर, ये बी सेंटर आ गया, दिस इनटू 2 कर दो तो आ गया 1.432, 0.716 मल्टीप्लाइड बाय 2, 432 1.432, तो दोनों के बीच का रेशियो भी पता चल गया। ज्यादा कौन सा है, b अपॉन, देखो ज्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा है कि तुम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके ये आ रहा है। ये सेंटर पर जो एक कॉइल की वजह से, एक कॉइल पर जो उसमें से करंट पास होगा तो कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट 1.5 टाइम्स करोगे तब जाके हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो आएगा, तो ऑब्वियसली वही ज्यादा होगा। ओके, तो ये ज्यादा है और ये कम है, ये तो कम ज्यादा के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू है 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5 और से एग्जैक्टली 1.432। डन। ओके, तो ये कंपैरिजन भी कभी कभी एमसीक्यू में घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, घुमा फिरा कर, ओके, कि क्या होगी, और वैल्यू सब कुछ सेम ही हो जाती है कि 1.432, 1.4, 1.5 वैसे एग्जैक्ट। और अगर थोड़ा इजी रखना हो तो वैल्यू दूर दूर होगी, ओके, कि भाई सेम ही होगा, दिस b इज इक्वल्स टू बी सेंटर, सेम दे दिया, फिर आधा दिया होगा। देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स में जनरली क्या करते हैं, एक में सेम दे देंगे, एक में डबल कर देंगे, एक में हाफ कर देंगे, ये तीन ऑप्शन तो होते ही है, ओके, जब भी ऐसे कंपेयर करना हो। b is equals to b center, then b is equals to 1/2 b center, then b is equals to twice b center, ये तीन तो चॉइसेस होते ही है, और एक जो सही वाला होता है वो रख देते हैं, ओके, तो सही वाला है 1.4, और कंफ्यूज करना हो ज्यादा तो इसके नजदीक वाला भी रख देंगे 1.5 ऐसे, ओके। सो अगर हमें याद है, एक बार भी अगर ध्यान से हमने पढ़ा है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, ओके। So hence the magnetic field between the Helmholtz coil is 1.432 times of the magnetic field produced by each coil at its center। मतलब ये कॉइल की वजह से सेंटर पे जो प्रोड्यूस हो रहा है और वो कॉइल की वजह से भी सेंटर पर जो प्रोड्यूस होगा उसकी अगर हम कंपेयर करें तो वो है 1.432 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, ओके। अब हम देख सकते हैं कि अगर देखो ये है हमारी कॉइल 1, ओके, तो ये कॉइल 1 की वजह से अगर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो ये ऐसी प्रोड्यूस हो रही है, देखो, मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म है ना, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, यहां आए तो सबसे ज्यादा, ओके, और ऐसे करके डन, ओके। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक कॉइल की वजह से, ये दूसरी कॉइल की वजह से भी सेम ही आएगी नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल ली, मतलब दो कॉइल एक साथ ली, तो देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होगी मतलब क्या है कि सेम ही लगेगा। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, सेम, ओके। तो मतलब सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर मतलब ये वायर है, उसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो यहाँ तो हम लूप की बात कर रहे हैं, मतलब ये सर्कुलर कॉइल है, ओके। तो ये सर्कुलर कॉइल में से करंट प्रोड्यूस, सर्कुलर कॉइल में से करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म करनी है तो यहाँ दोनों कॉइल ले ले, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये दोनों कॉइल की वजह से वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म होगी मतलब क्या, कितने भी डिस्टेंस पर तुम जाओ तो वो सेम ही आएगी। डन, समझ में आ गया। तो ये था पूरी हमारी थियरी। ये भी अगर शॉर्ट नोट के तरह पूछे तो ये ग्राफ भी तुम्हें सिंपल, ये ग्राफ देखो कितना सिंपल है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें टेक्स्ट बुक में और कोई रेफरेंस बुक में दिखेगा, पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जरूरी नहीं है, भले ही वो इंपॉर्टेंट हो, जरूरी नहीं है कि तुम डिटो वो ड्रॉ करो, ओके। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड कर ड्रॉ करो। और ये फिजिक्स में तो है ही, लेकिन केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री में अगर हम डिफरेंट कंपाउंड्स देखें तो इतने खतरनाक अभी कोई बोलेगा कि भाई इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवानी है, तुम्हें पता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो सारे एसिड के साथ सेम हो रही है, तो फिर तुम्हें कुछ बहुत भारी हम आगे देखेंगे, ओके। तो बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एसिड ले लिए है और उसके साथ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन करवाई है, तो वो सिंपली तुम बोल सकते हो कि भाई HCl ले लो, उसके साथ भी वही रिएक्शन होगी। लेकिन बुक में वो दी नहीं होगी, बुक में कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो सिंपल हो सकती है उसके लिए मैं तुम्हें फिर वही, और तुम एग्जाम में भी वही कर सकते हो। हमारा इंटेंशन क्या है, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ हो तो ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बनता है, वो है थियरी का पॉइंट, ओके।
तो कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जहां वो इंपॉर्टेंट होगा वहां तो वही रिएक्टेंट लेना पड़ेगा ना भाई। कोई पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बनाना है, कोई पर्टिकुलर एमोनिया बनाना है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है मतलब, ओके, तो वो जो रिएक्टेंट है वो तो जो लेना पड़ेगा वही लेना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, तुम्हें सिर्फ शो करना है, सपोज ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ बन रहा है, तो फिर वो वैसा ही तुम्हें रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, वो कोई भी ले सकते हो, ओके। तो केमिस्ट्री में तो वो बहुत ज्यादा है। कहने का मीनिंग क्या है, जितना हो सके उतना मैं तो करूंगा ही, अगर मेरे से रह जाए तो तुम भी सिंप्लीफाइड करना। डिट्टो बुक में से एकदम वो डिट्टो करोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ओके, लेकिन उसका इजियर वर्जन भी तुम लिखोगे तो भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। इजियर वर्जन मतलब यही फिगर को मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन करके कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन सिंपली बता दिया है कि ये नॉन यूनिफॉर्म होती है और दोनों को इकट्ठा किया तो यूनिफॉर्म है। आगे सर्कुलर लूप के जो हमने बताया तो ये भाई दो कॉइल है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ये फ्रंट फेस पे ड्रॉ किया और फिर ऐसे क्रॉस किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके दिखाई, कोई वेक्टर यहाँ पे बनाया, ये वो फिगर ही देखने लगे यार ये थियरी तो हार्ड लग रही है, ऐसे फिगर देख के ही ऐसा लगेगा। तो वैसा मेंटली हमें, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे बोलता है, एक्चुअली है नहीं, लेकिन दैट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, तो फिर वो हमें चीटिंग कर रहा है तो हमें भी फिर थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि अच्छा चलो उल्टा पकड़ेंगे कान, ठीक है, ये नहीं करना है मत करो, ये करो, ऐसे, ओके। तो इजियर बनाओ जितना हो सके उतना, ओके, दैट्स इट। समझ में आ गया पूरा थियरी हेल्महोल्ट्ज? श्योर? ओके। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में हमने ऐसे दो कॉइल है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो बीच में प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में हमने देखा। अंडरस्टूड? पक्का?